अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में कुछ कोडिंग स्टाइल्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिबगिंग वगैरह से रिलेटेड देखा था और ये फेज 2 है। बाय द वे हमारा फेज 1 में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल्स को डिटेल में कवर किया था, तो ये फेज 2 है हमारा, जो कि बहुत ही छोटा सा फेज है। आज हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कितने किस्म से कोड लिखते हैं, यानी एक ही चीज को आप कितने अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। एक्सप्लोरिंग डिफरेंट अप्रोच टू राइटिंग कोड एंड डॉक्यूमेंट इट। ठीक है, किस तरीके से सब पढ़ेंगे। कोडिंग स्टाइल्स, डिफरेंट वे टू इंप्लीमेंट द सेम फंक्शनलिटी, यानी एक ही चीज को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। हालांकि है बहुत ज्यादा, पर हमने यहाँ पर बताया एक होता है क्लीन रीडेबल, एक होता है निंजा स्टाइल कोडिंग, एक होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डिफेंसिव है एंड मेनी मोर। नीचे हम लोग सब डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ कमेंट्स, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंटिंग द कोड, गुड वर्सेस बैड कमेंट, व्हेन टू यूज कमेंट, व्हेन टू अवॉइड देम एंड सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड। ये दोनों टॉपिक आज हम लोग समझेंगे। ज्यादा टाइम लगाएंगे हम लोग कोडिंग स्टाइल में, क्योंकि वहां पर सीखने को आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा। देन कमेंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कमेंट्स आपको ऑलरेडी मालूम है क्या होता है। हम लोग बस ये डिस्कस करेंगे कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, और जहां लगाना चाहिए तो कैसे लगाना चाहिए। दैट्स इट। टास्क यूज फॉर ऑल एग्जांपल। अब हमने सिंप्लिसिटी बनाने के लिए एक टास्क रखा है कि मैक्सिमम नंबर को ढूंढना है। 2 नंबर यूजर देगा, उसमें से जो बड़ा नंबर है उसको ढूंढ के बताना है। ये एक सिंपल सा फंक्शन होगा। इसको अलग अलग तरीके से लिखेंगे, यानी जितने भी स्टाइल्स है अलग अलग उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। व्हाई दिस टास्क, इसी को क्यों चूज किया, उसका रीजन ये कि सिंपल है बहुत ज्यादा, मतलब हर बंदा समझ सकता है, और कॉम्प्लेक्स भी इतना है कि इस पे डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। 9 जो अलग अलग स्टाइल ऑफ कोडिंग हम लोग देखेंगे उसको, और इसको अलग अलग स्टाइल में इंप्लीमेंट करना आसान है, आपको भी समझ में आएगा और लॉजिक भी आपको समझ में आएगा। यानी लॉजिक से मुराद है कि कोडिंग स्टाइल पे आपका फोकस रहेगा, ना कि कोड समझने में। यानी अभी कोई हार्ड किस्म का कोड मैं लिख दूं तो आप कोड समझेंगे फिर स्टाइल समझेंगे। कोड आसान है, आपको सिर्फ स्टाइल लॉजिक समझना है, यानी लिखने का तरीका। विल इंप्लीमेंट दिस सेम टास्क इन 9 डिफरेंट कोडिंग स्टाइल टू कंपेयर अप्रोच। यही सेम फंक्शन हम लोग लिखेंगे 9 अलग अलग कोडिंग स्टाइल में, और मैं आपको कंपेयर करके बताने लगा हूं कि कौन सा कब क्यों इस्तेमाल होता है, आप कल कौन सा कब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। सबसे पहला टाइप होता है क्लीन और रीडेबल। तो अब हम लोग आएंगे अपने कोड की तरफ। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्लास 6 यानी 6 कोडिंग स्टाइल बनाया हुआ है। अभी आपको पता है हम लोग HTML के ऊपर ही काम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट ऑन द ब्राउजर में ही काम कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो मैं बॉयलर प्लेट यहाँ से मंगा लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ कोडिंग स्टाइल। ठीक है, ये कोडिंग स्टाइल हो गया। यहाँ पर मेरा को पायलट बंद है कि नहीं देख लेते हैं। बंद है, इसको और बंद कर देते हैं 20-25-30 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है बॉडी टैग के अंदर हमें स्क्रिप्ट लगाना पड़ता है, CRIP स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जस्ट मैं एक H1 लगा देता हूँ और बोलता हूँ क्लास 6, ताकि हमें बॉडी में कुछ दिखे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगे। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पर ओपन कर देंगे, एंड हमने इसको यहाँ पर ओपन किया। ठीक है, तो ये क्लास 6 दिख रहा है। हम लोग आएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा मेन है। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 1, बल्कि मुझे कमेंट लगाना होगा नंबर 1। ये नंबर 1 टाइप है। ठीक है, क्या है ये टाइप, ये है क्लीन रीडेबल। ठीक है, स्टाइल, ये क्लीन और रीडेबल स्टाइल है। वो स्टाइल क्या है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक फंक्शन बनाया इस तरीके से। अब ये फंक्शन क्या करेगा, एक A पैरामीटर को लेगा और एक B पैरामीटर को लेगा। जाहिर सी बात है, कंपेयर करने के लिए 2 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, और फंक्शन का नाम मुझे देना पड़ेगा, तो मैं फंक्शन का नाम मैक्स दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इफ एल्स लगाया। मैंने बोला इफ A इज ग्रेटर देन B, अगर A B से बड़ा हो तो क्या करना है, आपने रिटर्न कर देना है A को। जाहिर सी बात है, अगर ये ट्रू है तो उसको रिटर्न कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, रिटर्न कर दो B को। ठीक है, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कॉन्स्ट, बल्कि लेट ले लेते हैं, और रिजल्ट इज इक्वल टू फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग, मैक्स को कॉल करेंगे, और यहाँ 2 नंबर देंगे। तो लेट से मैंने 10 और 5 दे दिया, और जाहिर सी बात है फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, बल्कि हम लोग यहाँ प्रिंट नहीं कंसोल डॉट लॉक करते हैं, और रिजल्ट को कंसोल डॉट लॉक करेंगे। इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, अपने ब्राउजर में अगर हम लोग जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे 10 दिख गया, ये बड़ा होता है, बढ़िया। यहाँ मुझे 10 दिख गया। ठीक है, 10 क्यों दिखा, क्योंकि 10 5 से बड़ा है, मैक्सिमम नंबर फाइंड हो गया। लिखा कैसे करके हमने, देखिए यहाँ पर सिंपल है, एक फंक्शन बनाया जो 2 पैरामीटर लेगा, हमने 2 पैरामीटर यहाँ पर पास कर दिया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसको 2 पैरामीटर हमने पास कर दिया। अब A को पहले B से कंपेयर किया जा रहा है इफ एल्स के थ्रू। अगर A B से बड़ा है तो रिटर्न करेगा A और हमें आंसर मिल जाएगा। अगर ये ना हो तो फिर B को रिटर्न कर देंगे। जाहिर है 2 नंबर है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ये एक सिंपल सा कोड हो गया, एक सिंपल सा तरीका हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तरीका है क्लीन एंड रीडेबल तरीके से कोड लिखने का। इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, आप देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लीन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है। समझने में आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव फंक्शन नेम, फंक्शन नेम भी डिस्क्रिप्टिव है। मैक्स का मतलब मैक्सिमम नंबर या मैक्स नम भी लिख सकते हैं आप। प्रॉपर इंडेंटेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेंटेशन और स्पेसेस वगैरह प्रॉपर है, और इसके लिए हमने बताया हुआ था ना कि प्रीटियर आप इस्तेमाल करेंगे तो जैसे आप कंट्रोल एस से सेव करेंगे वो खुद से फॉर्मेट कर देता है। इजी टू अंडरस्टैंड एट ग्लैंस, यानी एक ही मर्तबा में जैसे यूजर इसको देखता है ना, वो देखते ही समझ जाता है फंक्शन काम क्या कर रहा है। दिस इज
recommended approach for most production code. It is prioritize clarity and cleanness. अब ये कोड बेस्ट कब है? जब आप प्रोडक्शन लेवल में एप्लीकेशन लिखते हैं, प्रोडक्शन लेवल में आप काम करते हैं. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोड. अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहे. जब प्रोडक्शन कोड लिखे, हाँ याद रखना कंडीशनल है, जब प्रोडक्शन लेवल पे कोड लिखते हैं उस वक्त ये बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल पे जो आप कोड लिखते हैं उसको डिबग मेंटेन करने के लिए दूसरा बंदा भी पड़ेगा. तो अगर आपने कोई निंजा टेक्निक या निंजा हथौड़ी कुछ डाल दिया तो सामने वाले को नहीं समझ में आएगा. वो सिंप्लिसिटी इंपॉर्टेंट होता है वहां पर. सेकंड देखिए क्या है, निंजा स्टाइल ऑफ कोडिंग. अब मैं आपको दिखाता हूँ निंजा स्टाइल ऑफ कोडिंग होता क्या है. निंजा स्टाइल ऑफ, बल्कि निंजा स्टाइल, अब देखिए निंजा स्टाइल में क्या होता है ना, चीजों को छोटा बना दिया जाता है. कैसे करके छोटा बना दिया जाता है? फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्स्ट लिया और मैंने मैक्स लिया फंक्शन का नाम. उसके बाद हमने क्या किया ना, हमने एक एरो फंक्शन बना दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, ए और बी पास किया और यहाँ पर हमने बोला अगर ए है तो ए अगर बी से बड़ा है तब क्या करो, ए दिखाओ, अदरवाइज क्या करो, बी दिखाओ. तब देखिए जो कोड यहाँ पर लिखा गया था 3-4 लाइन में, 5 लाइन में, उसको हमने यहाँ पर 1 लाइन में लिखा और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट प्रिंट, हम लोग यहाँ पर कंसोल करेंगे इसको और सिंपल सा हम लोग मैक्स का रिजल्ट देख लेंगे. ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि वो इंटरप्ट ना करे. ठीक है, अब अगर हम लोग अपने ब्राउजर पे जाके इसका रिजल्ट देखेंगे तो ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, उसका पीछे रीजन ये है ना कि हमने यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं किया ना, हमने डायरेक्ट फंक्शन को ही डाल दिया ना कंसोल में, इसलिए वो फंक्शन को दिखा रहा है. आप देखिए मेन फंक्शन को ही दिखा रहा है. अरे ये पैरेंथेसिस डाल दिया हमने तो इसको हटाते हैं. आप देखिए अभी मेन फंक्शन को दिखा रहा है. ये एक्चुअल हमारा फंक्शन है ना, ये हमारा फंक्शन है जो कि ए बी को एक्सेप्ट करेगा और कंपेयर करेगा. ए बड़ा है तो ए को देगा, अदरवाइज बी को देगा. ये सिंपल सा टर्नरी ऑपरेटर आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, तो हमें फंक्शन में वैल्यू भी पास करना है, तो हम दोबारा सेम वैल्यू पास करेंगे 10 और 5 वाला वैल्यू. जैसे हमने 10 और 5 वाला वैल्यू पास किया तो अब यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट 10 आया. ये नहीं ऑफकोर्स प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है, लेकिन लिखने का अप्रोच कितना अलग हो जाता है. निंजा स्टाइल आप कैसे लिखते हैं, इस तरीके से. अब ये जरा डिस्क्रिप्टिव नहीं है. इस पर आपने क्या किया, आपने एक एरो फंक्शन बनाया, आपने एक पहले बात एरो फंक्शन बनाया प्लस फंक्शन एक्सप्रेशन बनाया, उसमें एरो फंक्शन बनाया, उसी के अंदर आपने सेम लाइन में टर्नरी ऑपरेटर भी लगा दिया. तो ये निंजा स्टाइल ऑफ कोडिंग हो जाता है जिसमें डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं होता. अब इसको कब करेंगे, क्यों करेंगे, ये देख लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक यूज एरो फंक्शन सिंटैक्स. आमतौर पर निंजा स्टाइल ऑफ कोडिंग में एरो फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि शॉर्ट, कभी भी आपको कोड को अगर शॉर्ट लिखना होता है ना, या ज्यादा वर्बोस नहीं करवाना होता है तो आप एरो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो ES6 में आया है. और एरो फंक्शन के ऊपर भी डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ है जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल वाले कोर्स में. और इसके अलावा जब भी आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कोड लिखना होता है, थोड़ा सा वर्बोस का मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा मालूम चलेगा पढ़ने वाले को, तब आप फंक्शन डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, वन लाइनर विद टर्नरी ऑपरेटर. और आमतौर पे ये बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है. यानी बेस्ट प्रैक्टिस से मुराद ये है कि आमतौर पे जहां पर कोड को डिस्क्राइब करना मकसद नहीं होता, वहां पर वन लाइनर कोड में खत्म करने की कोशिश किया जाता है उस काम को जहां पर भी डिस्क्राइब करने का मकसद नहीं होता. और ये जो वन लाइनर एक्सप्लेनेशन किया जाता है ना, यानी वन लाइनर में कोड खत्म किया जाता है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन की मदद से किया जाता है. और उसमें भी फंक्शन एक्सप्रेशन में भी एरो फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एरो फंक्शन वन लाइनर में बेस्ट होता है. ठीक है, आप मल्टीपल लाइन भी लिख सकते हैं एरो फंक्शन में, लेकिन बेस्ट वन लाइनर होता है, जबकि फंक्शन डेफिनेशन मल्टीपल लाइन के लिए बेस्ट होता है. ठीक है, वेरी कॉन्साइज, बहुत ज्यादा शॉर्ट, मिनिमम चीजों को आप लिखकर कोड को चला सकते हैं. ठीक है, ये उन जगह पे जरूरत पड़ता है ना जो फंक्शंस को मान लीजिए आपको चेंज नहीं करना होता. कुछ ऐसा फंक्शंस आप प्रोडक्शन ग्रेड में बनाते हैं जो कि यूटिलिटी फंक्शन होता है जिसका काम बदलता नहीं है. यानी अगर आप आर्किटेक्चर भी बदल रहे हैं या कोई नया फंक्शन ऐड भी कर रहे हैं ना, उसका काम नहीं बदलता है. ठीक है, तो ऐसा किस्म का छोटा मोटा फंक्शन को जिसपे आपको पता है कि दोबारा कोई भी मेंटेन करने वाला या उसमें कोई बग नहीं आएगा अगर आपने डिफेंसिव प्रोग्रामिंग वगैरह उससे पहले इस्तेमाल किया हुआ है या उसको एज अ लाइब्रेरी बना के रखा हुआ है, उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, लेकिन आमतौर पे ऐसा कोड प्रोडक्शन लेवल पे अवॉइड किया जाता है. रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ES6 फीचर. अब इसमें ES6 फीचर अगर आप नहीं जानते तो आप ये कोड कभी समझ ही नहीं पाएंगे. ठीक है, ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पर एरो फंक्शन, ऊपर से एरो फंक्शन को सेम लाइन में हमने लिख दिया है. ठीक है, हमने एरो फंक्शन वाले में डिस्कस किया था कि सेम लाइन में आप लिख जाते हैं. जैसे ही नेक्स्ट लाइन में आप जाएंगे या आपको रिटर्न करवाना होगा, फिर आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको डालना पड़ता है. ठीक है, व्हाइल एलिगेंट दिस स्टाइल कैन बी हार्डर फॉर बिगिनर टू अंडरस्टैंड एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल कोड बेस. ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि हर कोड बेस के लिए सुटेबल नहीं होता, और अगर है भी तो काफी कंडीशनल जगह पर इसका सुटेबिलिटी में आता है, खास करके कोई छोटा मोटा यूटिलिटी वगैरह. कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता. इसके बाद है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे करके होता है. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, अब इसको कैसे करेंगे तो देखिए इसमें क्या है और निंजा स्टाइल में क्या है डिफरेंस आपको भी समझ में आएगा. मैं क्या मैंने क्या लिखा लेट, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा mx मैक्स, यानी mx इज रिप्रेजेंटिंग मैक्स. उसके बाद मैं ऐसे लूंगा a और b नॉट v, a और b
को यहाँ से लूंगा, एरो फंक्शन यहाँ से लिखूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अगर ए बड़ा है बी से तो फिर क्या करो, ए को दिखा दो, अदरवाइज बी को दिखा दो। और उसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आके कंसोल डॉट लॉग करूंगा यहाँ से और mx को कॉल करके यहाँ पर 10 और 20 भेज दूंगा, ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग 10 और 5 भेज दूंगा, जो हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं। जब द मोमेंट मैंने ये किया, दोबारा से ब्राउजर पे आएंगे हम लोग और आप देखेंगे अभी भी हमें 10 दिख रहा है, लेकिन लाइन नंबर 28 से आ रहा है। तो लाइन नंबर 28 में ये देखिए हमारा इससे आ रहा है, mx से आ रहा है। अब आप कहेंगे भैया ये जो निंजा स्टाइल ऑफ कोडिंग और कॉम्पिटिटिव कोडिंग है, इस पे तो फर्क मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ, एक फर्क नजर सिर्फ आ रहा है कि भाई मैक्स को आपने mx कर दिया और कॉन्स्ट को आपने लेट कर दिया, इससे भला क्या फर्क पड़ गया? यानी है तो दोनों बराबर ना, लॉजिक में तो कोई चेंजेस नहीं आया। तो यस, जब हम लोग कहते हैं कोडिंग स्टाइल, इसमें नेसेसरी ये नहीं होता कि आपका कोड का जो लॉजिक है वो बदलेगा या फीचर जो आप इस्तेमाल करें या फंक्शन इस्तेमाल करें वो बदलेगा या वेरिएबल का ना, कुछ भी बदल सकता है। और ये बदलता क्यों है? स्टाइल ऑफ कोडिंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग योर लेवल इन जावास्क्रिप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका लेवल या आपका अंडरस्टैंडिंग या आपका खूबी नहीं दिखाता कभी भी कोडिंग स्टाइल। वो पर्टिकुलर एरिया में जब आप उस एरिया उस फील्ड में होते हैं तो वो स्टाइल अपनाते हैं, क्योंकि उसका अपना अपना बेनिफिट है। अब ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्या है पहले वो देखेंगे और फिर दोनों में फर्क क्या होता है वो समझेंगे। तो स्लाइड्स पे दोबारा चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, फास्ट टू राइट शॉर्टर नेम, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एब्रीवेट्स फंक्शन नेम मैक्स इंस्टेड ऑफ mx, यानी चीजों को छोटा करना। जैसे कि इंडिया का एब्रीवेशन IND होता है या IN होता है, ठीक है। इसी तरीके आपको पता है बाकी कंट्री का, बहुत सारा कंट्री का एब्रीवेशन होता है, उसको शॉर्ट में लिखा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हर चीज को छोटा किया जाता है, ठीक है, एब्रीवेशन इस्तेमाल किया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ मैक्स हमने mx इस्तेमाल किया। दूसरा, ऑप्टिमाइज फॉर टाइपिंग स्पीड, यानी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपका जो मेन फोकस होता है वो स्पीड होता है, यानी टाइम। आपके पास कम से कम टाइम है तो आप सीधा m लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं, mx लिखना भी जरूरी नहीं है। कॉन्स्ट की जगह आप और छोटा क्या करेंगे, लेट लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको वो कोड सिर्फ चलाना मकसद होता है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक से। कॉमन इन कोडिंग कॉम्पिटिशंस, आमतौर पे ये कोडिंग कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां पर टाइम लिमिट होता है। हर बंदा कोड लिख रहा है, आपको छोटे से छोटा कोड में उस काम को कर देना होता है, तभी जाके आप कॉम्पिटिशन जीतते हैं। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यही चीज मेन आता है। वैल्यू इज ब्रेविटी ओवर रिलायबिलिटी, यानी आप कितने जल्दी किसी भी कोड को चला पाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को कितने जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, ये मेजर फोकस होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, इंस्टेड ऑफ रिलायबिलिटी। कैसा है, वहां पर रिलायबिलिटी नहीं देखा जाता। तो आप देख रहे हैं ना, अब ये डोमेन ही बदल गया थोड़ा सा, यानी अब आप जिस एनवायरनमेंट पे कोड लिख रहे हैं उस एनवायरनमेंट का प्रायोरिटी ये है ही नहीं कि आपका कोड समझ में आए, उस एनवायरनमेंट का प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी इस चीज को देते हैं कि आप कितने जल्दी कोड लिख सकते हो और वो कोड चल जाए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दोनों स्टाइल अलग है। दिस स्टाइल इज यूजफुल इन टाइम लिमिटेड एनवायरनमेंट बट ऑल्सो बी अवॉइडेड इन प्रोडक्शन कोड वेयर मेंटेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। यानी इतना तो आपको समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी जगह जहां पर आपको कोड को मेंटेन करना हो, जब आपको एप्लीकेशन बनाते हैं तो मेंटेन तो करेंगे ना, तो उन सिनेरियोज में ये बहुत खराब है, इसको बहुत बैड प्रैक्टिस माना जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा जगह जहां पर आपको कॉम्पिटिशन में है या आपके पास टाइम लिमिट है और आपको एक कोड को चलाना है, उस वक्त कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज बेस्ट। नाउ सवाल ये बता होता है फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और निंजा स्टाइल ऑफ कोडिंग में क्या डिफरेंस है? तो अब देखिए दोनों में फर्क है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जरूरी नहीं है कि आपको इस्तेमाल करना है एरो फंक्शन, या जरूरी नहीं है कि आपको इस्तेमाल करना है कॉन्स्ट, या जरूरी नहीं है कि आपको ये इस्तेमाल करना है। आपको कोड को छोटा बनाना है, जैसे हो सके वैसे छोटा बना दो, ठीक है। वेरिएबल का नाम जो मर्जी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कुछ भी करिए, अगर बिना वेरिएबल का बना सकते तो वो भी बना दीजिए। आपका काम सिर्फ कोड चलाना होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, ठीक है। जबकि निंजा स्टाइल ऑफ कोडिंग में क्या होता है कि आप चीजों को छोटा करते हैं लेकिन टेम्पररी वे में नहीं देखते। यहाँ पर आप चीजों को टेम्पररी वे में देखते हैं कि एक बार लिख दिया, दैट्स इट, दोबारा उस कोड में जाके मुझे कुछ करना नहीं होता। इसीलिए जैसे मर्जी लिख दो, बस काम करना चाहिए वो चीज, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ये फोकस होता है, जबकि निंजा स्टाइल ऑफ कोडिंग में ऐसा नहीं होता कि जैसे मर्जी लिख दो काम चला लो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर है शॉर्ट, क्लेवर, स्लाइटली ट्रिकी। यानी यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप हार्ड कोड लिखते हैं, कोड को डिफिकल्ट बनाते हैं, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और आसानी से लोग ना समझ सके ये कोड लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको मेंटेन नहीं किया जा सकता, मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो निंजा स्टाइल ऑफ कोडिंग इस वे में नहीं लिखा जाता कि एक बार लिख दो उसके बाद हम मुझे और इससे मतलब ही नहीं है ना, ऐसा नहीं है। इसीलिए आप देखिए यहाँ पर वर्बोसिटी दिया गया है, यहाँ पर कौन से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव भी आप समझ गए और निंजा स्टाइल ऑफ कोडिंग भी आप समझ गए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मकसद एकदम स्पेसिफिक है, टाइम लिमिट एनवायरनमेंट में। निंजा स्टाइल ऑफ कोडिंग अलग अलग एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉम्पिटिटिव में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बाजुकात लोग क्लीन और रीडेबल यानी जो इंडस्ट्री लेवल में होता है ना वहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं कंडीशनली, ठीक है। ये ओवरलैप करता है। नाउ आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे, डिफेंसिव प्रोग्रामिंग स्टाइल। अब ये क्या होता है तो मैं इसको कमेंट आउट करूंगा और यहाँ पर आके मैं ऐसे लिखूंगा 4 नंबर में डिफेंसिव प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग स्टाइल। अब देखिए डिफेंसिव प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने बोला फंक्शन, उसका नाम मैंने दिया मैक्स, और उसके बाद मैंने क्या बोला भाई ये फंक्शन क्या लेगा, ए लेगा और बी लेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये फंक्शन के अंदर में जाऊंगा, बट यहाँ पर मैंने बोला इफ टाइप ऑफ से आपको पता है टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जिससे हम लोग कोई भी वेरिएबल का टाइप पता करते हैं। मैंने ये पता किया कि इफ टाइप ऑफ नॉट इक्वल टू ए, सॉरी नॉट इक्वल टू ए नहीं, नंबर, और नंबर मुझे ऐसे नहीं लिखना है, मुझे कोट्स में लिखना है, नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर, या फिर टाइप ऑफ नॉट इक्वल टू नंबर, और बल्कि मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि टाइप ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर और टाइप ऑफ बी यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू नंबर हो तो मुझे क्या करना है, थ्रो एन एरर। तो एरर में मैं क्या बोलूंगा, इनपुट इज नॉट, या फिर मैं बोलूंगा सीधा इनवैलिड इनपुट, ठीक है, इनवैलिड इनपुट, और फिर यहाँ पर मैं बोलूंगा नॉट अ नंबर, और फिर यहाँ पर आके मैं क्या बोलूंगा, मैं भी समझाता हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर बोलूंगा अगर ए बड़ा है बी से तो ए बड़ा है बी से अगर, तो ए दिखाओ, अदरवाइज बी दिखाओ, और यहाँ सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पर आगे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ये कोड को उठा लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, ताकि बार बार रेपिटेशन ना हो जाए और टाइम भी आपका थोड़ा बचे, और इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, कंट्रोल इस तरीके से हटाता हूँ, और मैंने सेव किया। तो अब अगर मैं जाकर चेक करूंगा अपने ब्राउजर में तो आप देखेंगे मुझे 10 मिल रहा है कोड नंबर 38 से, बट अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह क्या डाल देता हूँ ना, मान लीजिए मैं 10 की जगह डालता हूँ आमिर, तो अब क्या होगा, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा आप देखिए अनकॉच रेफरेंस एरर आमिर इज नॉट डिफाइंड, बल्कि आमिर नहीं, मुझे इसको स्ट्रिंग की तरह पास करना पड़ेगा ना, हाँ, इस तरीके से मैंने इसको स्ट्रिंग की तरह पास कर दिया। अब द मोमेंट मैंने स्ट्रिंग की तरह पास किया, आप देखिए क्या बता रहा है, अनकॉच एरर इनवैलिड इनपुट नॉट अ नंबर। ये जो एरर आपको दिख रहा है ना, ये मैंने बनाया है, ये कस्टम एरर है मेरा, क्यों, मैंने यहाँ पे लिखा है एज यू कैन सी इनवैलिड इनपुट नॉट अ नंबर, तो ये बता रहा है। तो बेसिकली डिफेंसिव प्रोग्रामिंग का क्या लॉजिक होता है, ये कोड कैसे काम कर रहा है ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बट मैं बता देता हूँ आपको। ये फंक्शन बनाया, एक मैक्स नाम का बनाया, ये दो पर्टिकुलर जो नंबर है उसको एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा, और ये कोई भी कॉम्प्यूटेशन करने से पहले उसको चेक कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ढूंढना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर ए का वैल्यू नंबर के जगह कुछ भी हो, या फिर बी का वैल्यू नंबर के जगह कुछ भी हो, यानी दोनों नंबर में से कोई एक भी अगर नंबर ना हो या कुछ और हो, तो नीचे में कुछ रिटर्न होगा ही नहीं, कंप्यूटेशन होगा ही नहीं, चेकिंग होगा ही नहीं, उसको एरर थ्रो करना है, क्या थ्रो करना है, इनवैलिड इनपुट नॉट अ नंबर, जो मुझे यहाँ पर थ्रो हो गया। अगर मैं यहाँ पर ना देख के पहला वाला इनपुट में ठीक दे देता और सेकंड वाले इनपुट में अगर ये गड़बड़ कर देता तो तब भी यही प्रॉब्लम आता। रिफ्रेश कर लेते हैं, अब देखिए सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। द मोमेंट मैंने इसको हटा दिया, 5 कर दिया, तो अब आप देखेंगे ये 10 आ गया, क्योंकि बड़ा 10 है, ठीक है। तो ये होता है डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, यानी आप ये मान कर चलते हैं कि डिफेंसिव प्रोग्रामिंग में कि बंदा जो नंबर डालेगा वो हमेशा गलत ही डालेगा, तो आपको हमेशा चेक करना है। अच्छा, अब ये कब इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, आइए इसको भी देख लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा, एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक इनपुट वैलिडेशन, यहाँ पर हमने क्या किया, इनपुट को वैलिडेट किया, हमने एरर को हैंडल किया, एरर हैंडलिंग भी यहाँ पर हो गया, और प्रोटेक्ट अगेंस्ट मिसयूज करने से हमने प्रोटेक्ट कर लिया कि कोई बंदा इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी ये कोड हमने लिखा किस लिए था, हमारा इंटेंशन था कि बंदा मैक्सिमम नंबर इससे पता कर सके ना, लेकिन कोई बंदा अगर इससे कोई और चीज कर पाए जो मैंने इंटेंट नहीं किया, इसका मतलब वो मिसयूज कर रहा है, ठीक है। और बेसिकली इथिकल हैकर्स यही करते हैं, यानी नॉट इथिकल हैकर्स बट क्रैकर्स यही करते हैं। मोर वर्बोस बट सेफर, अब यहाँ पर वर्बोसिटी बहुत ज्यादा है, यानी बहुत कोड आपको लिखना पड़ा, लाइन बहुत लिखना पड़ा, लेकिन ये सेफ है। इसेंशियल फॉर लाइब्रेरी एंड पब्लिक एपीआई वेयर यू कांट कंट्रोल हाउ योर फंक्शन विल बी यूज्ड। अब ऐसा टाइप का इतना डिटेल टाइप चेक, या फिर आप बोल सकते हैं इनपुट वैलिडेशन, इनपुट सैनिटाइजेशन, एरर हैंडलिंग्स वगैरह आप कहाँ करेंगे, ये डिफेंसिव प्रोग्रामिंग कहाँ जरूरत पड़ेगा, ये डिफेंसिव प्रोग्रामिंग वहां जरूरत पड़ेगा जहां पर आप कोई लाइब्रेरी बना रहे हैं या आपका पब्लिक एपीआई है। यानी अगर वो पब्लिक है, जैसे कि लाइब्रेरी बनाया आपका और आपने पब्लिक कर दिया, तो वो पब्लिक है, उस फंक्शन को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो जाहिर सी बात है जब वो आपके एक्सेस, मतलब आप उसको पब्लिकली एक्सेसिबल देते हैं ना, तो वो फंक्शन किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि वो फंक्शन में कोई ऐसा इनपुट डाले जो हमारा फंक्शन हैंडल ना कर सके, और जिसकी वजह से कोई एपीआई लीक हो जाए एपीआई में, या वल्नरेबिलिटी हमारे एप्लीकेशन में आ जाए, या जो भी इसको इस्तेमाल करे। तो इस वजह से आप क्या करते हैं, इनपुट को सैनिटाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं, एरर हैंडलिंग करते हैं। हालांकि रियल वर्ल्ड में इससे ज्यादा किया जाता है, बट हमने यहाँ पर एक पॉइंट बताया आपको। बाकी अगर आपको डिटेल समझना है कि डिफेंसिव प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे करते हैं ना, सो लेट मी शो यू। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कोडिंग विद शेख आमिर, तो ये आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इस पे जब आप जाएंगे ना प्लेलिस्ट पे, तो आपको यहाँ मिलेगा सी प्रोग्रामिंग फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर। ये सी प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स है इन डिटेल, और अगर आप यहाँ जाएंगे वन शॉट वाले में, तो यहाँ पर भी आपको सी प्रोग्रामिंग मिल जाएगा। तकरीबन 20 घंटे के अराउंड हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन डिटेल डिस्कस किया है, और आजकल में ही 6 घंटे का एक प्रोजेक्ट
लॉग एनालाइजर भी हमारा इस पे अपलोड हो जाने वाला है। उस लॉग एनालाइजर में हमने इन डिटेल ये जो डिफेंसिव प्रोग्रामिंग है ना उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया है, और ये लॉग एनालाइजर पूरा सी में बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो वहां आप देख सकते हैं कि कोड बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है आपको डिफेंसिव प्रोग्रामिंग में, लेकिन वो हर एतबार से डिफेंसिव होता है, आपका कोड क्रैश नहीं होता। वहां पर हर पॉसिबल चीज को आप पहले ही पकड़ लेते हैं और उसके लिए चेक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, और ये भी पर्टिकुलर जगह पे इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल थोड़ी होगा। डेटाबेस वगैरह में इस्तेमाल होता है जहां पर वल्नरेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप डिफेंसिव प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो आप खुद को पाएंगे कि या तो आप लाइब्रेरी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या एपीआई के ऊपर काम कर रहे होते जो पब्लिक एपीआई है, ठीक है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जो नॉर्मल चीजों में भी रिस्क नहीं लेते, लाइक एमएनसीज, ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे प्रोसीजरल स्टाइल। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ना। प्रोसीजरल स्टाइल होता क्या है? ये एक ऐसा कोडिंग स्टाइल है कि जो बहुत आप बोल सकते हैं क्लासिक है, और आपको पता भी होगा और आप लिखते भी होंगे, लेकिन आपको मालूम भी नहीं है। तो वो क्या है असल में? तो अब देखिए, ये कुछ ऐसा है ना कि मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम मैंने मैक्स रख दिया, और वो ए को लेगा और बी को लेगा। उसके बाद हमने फंक्शन को इस तरीके से बॉडी बनाया। इसके बाद हमने यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल को बनाया, यानी हमने बोला कि कैल, या फिर हमने बोला कम, ठीक है। कम से मुराद कंपेयर, कम लिख दिया मैंने, ठीक है, कम। और हमने यहाँ पर, बल्कि कम की जगह कम भी रखते हैं, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल में उसको डिक्लेयर करके ऐसे छोड़ दिया। और फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बोला इफ ए अगर बड़ा है बी से, तो फिर यहाँ पर क्या करो, कॉम्प का जो वैल्यू है ना उसको ए बना दो, और अगर ऐसा ना हो, एल्स हो, तो एल्स में क्या करो, जो कॉम्प का वैल्यू है उसको बी बना दो। और फिर एंड में क्या करो, जब ये इस इफ एल्स से आप निकल जाते हैं ना, उस वक्त आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है? वो कॉम्प वाला वेरिएबल को रिटर्न करवा देना है। दैट्स इट। ये आपने एक सिंपल सा प्रोसीजरल स्टाइल में कोड लिखा। अच्छा, इसको एक बार हम लोग एग्जीक्यूट भी करेंगे, जाहिर सी बात है, देखना तो जरूरी है कि यूज कैसे किया जाएगा इसको। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको कमेंट आउट किया। मैक्स फंक्शन का नाम है 10 और 5 भेज रहे हैं, और ये रिजल्ट कंसोल हो रहा है। सबसे पहले हम लोग कंसोल में जाके देखेंगे कि कंसोल लॉग हमारा 51 लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ जाएंगे, आप देखिए हमारा 51 लाइन पे कंसोल 10 आ रहा है, जो कि बिल्कुल बढ़िया है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये प्रोसीजरल कोड कैसे करके। अब देखिए, स्टाइल तो आपको समझ में आ रहा है। इसमें क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, मैक्स बनाया, ए और बी ले रहा है, अंदर एक लोकल वेरिएबल बना लिया हमने। उसके बाद हमने पूरा का पूरा इफ एल्स लिखा और लोकल वेरिएबल को रिप्लेस किया एज यू कैन सी कंडीशन के हिसाब से, और एंड में हमने उसको रिटर्न कर दिया, और यहाँ पर हमने उसको देख लिया। तो सॉरी, ये प्रोसीजरल कोड कब लिखा जाता है? अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? एक्सप्लिसिट वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पर आप एक्सप्लिसिटली बहुत सा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, मोर वर्बस देन नेसेसरी, क्लियर कंट्रोल फ्लो। अब इसमें 4-5 पॉइंट आता है, और ये कुछ सिनेरियोज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखते होंगे, हम लोग जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ाते हैं या जो आप पढ़ते हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत से लोग क्या, मतलब सभी टीचर्स आपको ये बोलेंगे ना कि एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, जिसको जब आप रखते हैं तो एल्गोरिथम बन जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोसीजरल स्टाइल है ना, वो आपको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि आपको पूरा का पूरा डिटेल समझ में आए। इसमें एक्सप्लिसिट चीजों को आप डिक्लेयर करते हैं, कुछ भी इंप्लाइड नहीं रखते, क्योंकि जो नया स्टूडेंट है ना, उसको इंप्लीमेंटेशन समझ में नहीं आएगा अगर आप बोले कि इंप्लाइड है। जो बंदे को आता है उसके लिए तो इंप्लाइड समझ में आएगा, लेकिन एक नया बंदा है ना, उसको इंप्लाइड भी नहीं समझ में आएगा कि क्यों इंप्लाइड है, कैसे इंप्लाइड है, कहाँ इंप्लाइड है। तो आप एक्सप्लिसिटली वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, और आप इसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं कि कोड पहले यहाँ जाएगा, फिर वेरिएबल डिक्लेयर होगा, फिर ए बी कंपेयर होगा, फिर अगर बड़ा हुआ तो इस वेरिएबल को रिप्लेस हो जाएगा, यानी ये बदल जाएगा, फिर उसके बाद एल्स है, अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर बी चला जाएगा यहाँ पर, और फिर ये रिटर्न होगा, और फिर नीचे में आके जिस तरीके से हम लोग इसको कंसोल करवा रहे हैं वो कंसोल होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इस पे अप्रोच लिया जाता है। मोर वर्बोस देन नेसेसरी, यानी जितना जरूरी है उससे ज्यादा इसको डिस्क्राइब किया जाता है, वर्बोस किया जाता है। अगेन क्यों किया जाता है? क्योंकि बिगिनर्स के लिए, जो इसको समझ सके। क्लियर कंट्रोल फ्लो, यहाँ कंट्रोल फ्लो बहुत सिंपल और बहुत क्लियर होता है, एक नजर में आपको समझ में आने लगता है। और मेन पर्पस इसका क्या है? दिस स्टाइल कैन बी यूजफुल फॉर टीचिंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, बट इट इज ऑफ्टन अननेसेसरली वर्बोस इन प्रोडक्शन कोड। अब ये प्रैक्टिस, अब इसमें भले ही वर्बोसिटी है, लेकिन प्रोडक्शन लेवल का कोड में ये अननेसेसरी है। आपका कोड बेस को ये भारी और हेवी बनाएगा बेकार में, तो ये भी बैड प्रैक्टिस है प्रोडक्शन लेवल में। लेकिन पढ़ाने के लिए प्रोसीजरल स्टाइल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको इसका भी रीजन समझ में आ गया कि क्यों ये करते हैं। इसके बाद आता है मॉड्यूलर स्टाइल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाइल। तो इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, और कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं बोलता हूँ नंबर 6 में क्या है, मॉड्यूलर स्टाइल। इसको सेव करते, नोट यहाँ से सेव करते इसको, और अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक्सपोर्ट, बल्कि मैं यहाँ एक्सपोर्ट नहीं करता। मॉड्यूलर स्टाइल को हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, क्योंकि मॉड्यूलर अगर मुझे आपको दिखाना है तो मुझे एक फाइल बनाना पड़ेगा, तो मैं बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ max.js, ठीक है। ये हमारा एक फाइल है, ये भी आपको गिटहब में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। इस पे मॉड्यूलर स्टाइल लिखते हैं। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट कर दो। क्या एक्सपोर्ट कर दो? फंक्शन को। कौन से फंक्शन को? मैक्स को। और वो क्या लेगा? ए और बी को लेगा वो, ठीक है।
ए और बी। ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेगा ए और बी, और क्या करेगा ये दो आर्ग्यूमेंट को लेके, वो करेगा क्या, वो क्या करेगा, वो बोलेगा रिटर्न ए अगर बी से बड़ा है। ये क्या मजाक हो रहा है, ए अगर बी से बड़ा है तो वो बोलेगा ए ले लो, अदरवाइज बी दे दो, ठीक है। और इसको इस तरीके से, तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब ये कोड आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक्सपोर्ट को छोड़ दीजिए, समझाता हूँ। फंक्शन बनाया मैक्स नाम का, ए और बी लेगा। जब हम लोग इस तरीके से आर्ग्यूमेंट पास करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो क्या होगा, मैक्स नाम से पास करेंगे, दो नंबर डालेंगे। द मोमेंट मान लीजिए मैंने 10 डाला और इसमें बी में 5 डाला, तो क्या 10 5 से बड़ा है, हाँ, तो 10 दिख जाएगा। और अगर 10 5 से छोटा हो, जो कि नहीं होगा, तो बी दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया मॉड्यूलर कोड। अच्छा, मॉड्यूलर कोड का मतलब ये है कि आपने लिखा कहीं और है और उसको कहीं पर भी आप बार बार रीयूज कर सकते हैं अपने कोड में आके, ठीक है। तो ये मॉड्यूलर कोड का मकसद होता है। तो मॉड्यूलर कोड बनाते कैसे है, जैसा फंक्शन आपने बनाया बना दो, एंड में सिर्फ स्टार्टिंग सिर्फ एक्सपोर्ट लिख दो। तो इससे क्या होगा कि जैसे आपको दिख रहा है कि 6 नंबर और मैक्स जेस ये दोनों सेम फोल्डर में है, तो मैं आराम से इस फोल्डर से मैक्स फाइल के अंदर जाके इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मॉड्यूलरिटी का मतलब ये होता है कि एक बार बनाओ बार बार इस्तेमाल करो, तो मॉड्यूलर कोड इसी को बोलते हैं। नाउ मॉड्यूलर कोड तो हम लोग समझ गए। अब उसके जस्ट बाद जो कोड आता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शन को इस्तेमाल करना, यानी दिया हुआ फंक्शन को, बना हुआ फंक्शन को इस्तेमाल करना। जाहिर सी बात है, बना हुआ फंक्शन में दो आता है ना, एक जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन देता है जैसे कि इफ है, कंसोल वगैरह है, और एक हम लोग खुद बनाते हैं, तो उसमें हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं मॉड्यूलर डिजाइन क्यों करते हैं भाई। तो देखिए, कोड स्प्लिट इनटू रीयूजेबल पार्ट। मॉड्यूलर डिजाइन बनाने का मकसद ही है कि आप अपना कोड को स्प्लिट करते हैं रीयूजेबल पार्ट में, और जब मर्जी कोड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छा, बहुत ही रिकमेंड और बहुत ही नेसेसरी एक स्किल हो जाता है कि अगर आप मॉड्यूलर कोड लिखते हैं, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में आपको मॉड्यूलरिटी का नॉलेज नहीं है तो फिर आपसे कुछ बनने वाला है नहीं। ये जो सी प्रोग्रामिंग का हमारा जो कोर्स है ना, इसमें भी हमने सी प्रोग्राम से रिलेटेड, मॉड्यूलर से रिलेटेड बात किया है, और जो हमने लॉग एनालाइजर बनाया उसमें हमने मॉड्यूलरिटी बताया आपको कि हर चीज के लिए अलग अलग फाइल फोल्डर्स पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑर्गेनाइज इन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में ऑर्गेनाइज होता है। इवन जो खुद जावास्क्रिप्ट का आपको इनबिल्ट फंक्शन मिलता है ना, वो भी मॉड्यूलर स्टाइल ही है, तभी तो आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं ना, वो भी ऑर्गेनाइज होता है। दूसरा, यूज ES6 टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ES6 का आप इस्तेमाल करेंगे, यानी जावास्क्रिप्ट ES6 वर्जन आपको इस्तेमाल करना है। ये जो एक्सपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये उसके मदद से हो सकता है। जावास्क्रिप्ट ES6 से पहले भी हो सकता था, बट वो थोड़ा सा अलग है। प्रमोट कोड रीयूज, यानी ये प्रमोट करता है कोड को रीयूज करने में। एक बार बना दिया बार बार लो। अच्छा, बेटर फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया कि लार्ज प्रोजेक्ट में ये बहुत जरूरी होता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लार्ज कोड बेस एंड इनेबल्स बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन कोड के साथ मॉड्यूलर डिजाइन इज मस्ट, ठीक है। अब आता है 7 नंबर में, फंक्शनल स्टाइल। व्हाट इज फंक्शनल स्टाइल। आप देखिए, फंक्शनल स्टाइल में क्या होता है ना, आप हर चीज को फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आके इसको बोल देता हूँ, ये 7 नंबर है हमारा फंक्शनल स्टाइल। अब फंक्शनल स्टाइल में करते क्या है बेसिकली, मैं यहाँ से कॉन्स्ट लिखा, मैंने यहाँ से कॉन्स्ट लिखा, उसके बाद मैं लिखूंगा मैक्स, और उसके बल्कि हाँ एक्सप्रेशन ही बना लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से बोलूंगा ए और बी लूंगा, मैं यहाँ से एरो फंक्शन बना रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मैक्स डॉट, यानी मैथ डॉट, और इस तरीके से मैक्स। जब आप मैथ डॉट मैक्स इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर भी ए और बी डालेंगे, तो अब इसको जब इस्तेमाल करना होगा तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत सिंपल है। आप इसको यहाँ से लेंगे और ऐसे करेंगे और इसको यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। तो अब रिजल्ट क्या आना चाहिए, 10 5 में हमें कंसोल, यानी 56 नंबर लाइन पे हमें दिखना चाहिए 10। तो आइए ब्राउजर पे चल के देखते हैं। आप देखिए 56 नंबर लाइन पे हमें 10 दिख गया। नाउ द पॉइंट इज कि ये कैसे करे काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक अपना मैक्स फंक्शन बनाया, और उस मैक्स फंक्शन के अंदर एक और मैक्स फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट का मैथ लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करता है ना, हमने उसको इस्तेमाल किया। तो हम लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग अपना बनाया हुआ मैक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जब डिटेल से डिस्कस करेंगे और प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, वहां आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। लेकिन समझाने का मकसद यह है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर का जो कोड लॉजिक था, जो हम लोग कंपेयर कर रहे थे ना, यहाँ पर पूरा टाइम हम लोग कंपेयर कर रहे थे, इस बार हमने वो किया ही नहीं। हमने सीधा मैथ डॉट मैक्स निकाला और उसको 2 पैरामीटर दे दिया, उसने हमें रिजल्ट प्रोवाइड किया, यही कंपैरिजन उसने किया और करके हमें रिजल्ट दिया और हमने रिजल्ट को कंसोल करवा दिया, ठीक है। तो ये होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग या फंक्शनल स्टाइल। फंक्शनल स्टाइल में ये होता है कि आप फंक्शंस को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, लेवरेज बिल्ट इन फंक्शंस। इसमें आप बिल्ट इन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि प्योर फंक्शन होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब ये साइड इफेक्ट नहीं होता से मुराद क्या, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। साइड इफेक्ट्स कैसे करके होता है जब आप एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंड होता है उस वक्त, ठीक है। डिक्लेरेटिव अप्रोच, इसको डिक्लेरेटिव अप्रोच ही बोलते हैं, कंपोजेबल है और साइड इफेक्ट नहीं होता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग एम्फसाइज इम्यूटेबल एंड प्योर फंक्शन, मेकिंग कोड मोर प्रेडिक्टेबल एंड इजियर टू टेस्ट। यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, अब जो ये जो फंक्शनल स्टाइल है, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग में किया जाता है। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। वो एम्फसाइज करता है
इम्यूटेबिलिटी पे, यानी मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आउटपुट होगा ना उसको आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, प्योर फंक्शन होगा, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इस पे आगे हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे, और जब रिएक्ट वगैरह आगे मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको, तो वहां पर हम लोग इस पे काफी तफसील से डिस्कस करेंगे। साइड इफेक्ट, यूज इफेक्ट वहां पर आता है, बहुत डिटेल में वहां डिस्कस होता है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल, यानी ऊप। अब ये तो बड़ा ही फेमस है, सबको पता है ऊप कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर 8 लिखा और लूप लिख दिया, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब लूप कैसे बनाते हैं, और ये मेरा को पायलट जाग उठता है, मैं इसको सुला देता हूँ दोबारा से, तुम सो जाओ भाई। तो अब देखिए सिंपल है, मैंने क्लास लिखा, यहाँ पर हम लोग क्लास लिखते हैं, क्लास का नाम देंगे हम लोग, तो मैं बोल देता हूँ मैथ्स यूटिल, UTIL यूटिल। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बना देंगे, इसके अंदर इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बना देंगे हम लोग मैथ्स नाम का, जो A और B को लेगा, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न बना देंगे कि A अगर बड़ा हो B से तो क्या करो, A दिखाओ, अदरवाइज B दिखाओ, और इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका उप स्टाइल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल। अब तक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड नहीं पढ़ा, यानी जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को अप्लाई करेंगे इन डिटेल, बहुत डिटेल से। बट अभी हम लोग जस्ट समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है। इसमें क्या होता है, हर चीज को आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में बनाते हैं, यानी आपने क्लास बनाया, अब इसके अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल प्रॉपर्टी रख सकते हैं, तो आप क्लास डॉट मैक्स, क्लास डॉट इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जितने भी कोड होते हैं जब लाइब्रेरी के फॉर्म में होते हैं ना, तो वो क्लासेस दो ही किस्म का फंक्शन, यानी दो ही किस्म का जो आप बोल सकते हैं अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े अच्छे लाइब्रेरी में, या तो वो फंक्शनल स्टाइल इस्तेमाल करेंगे या फिर वो क्लास बेस्ड स्टाइल इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। इवन जब रिएक्ट पहले पहले आया था तो वो भी रिएक्ट क्लास बेस्ड चलता था, अभी फंक्शन बेस्ड रिएक्ट ज्यादा चल रहा है, यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग रिएक्ट में भी ज्यादा फेमस है, क्लास बेस्ड कम के ना के बराबर है, ओल्ड कोड बेसिस में आपको वो मिलता है। इस पे हम लोग ज्यादा चर्चा, ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये हम लोग आगे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये वो टॉपिक है, अब इतना सारा स्टाइल तो आगे नहीं पढ़ेंगे ना डिटेल से, निंजा स्टाइल, कोडिंग और ये सब वो सब, हम लोग कुछ स्टाइल को इन डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें एक तो ये स्टाइल है ऑलरेडी, यानी क्लीन रीडेबल, जो हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं। दूसरा जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो डिटेल में पढ़ने वाले, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर इतना ही डिस्कस करते हैं। इनकैप्सुलेशन फंक्शनैलिटी इन क्लासेस, अब यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 4 पिलर होता है, इनकैप्सुलेशन है, उसमें इनहेरिटेंस है, और भी काफी सारा है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे में किसका क्या काम होता है, कैसे यूज करते हैं। ग्रुप रिलेटेड फंक्शन, यहाँ पर फंक्शंस को आप एक ग्रुप में क्लासेस के अंदर रखते हैं। कैन हैव स्टेट एंड मेथड, इसका स्टेट भी हो सकता है, मेथड भी हो सकता है। मेथड जिसके अंदर आप मेथड बनाते हैं, ये एक मेथड है बेसिकली, और प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है विरासत में बाप से बेटा इनहेरिट करता है ना, यहाँ पर भी वैसे ही है, एक पेरेंट क्लास होगा, एक छोटा दूसरा चिल्ड्रन क्लास होगा, चिल्ड्रन क्लास पेरेंट क्लास से ले सकता है, इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। उप इज यूजफुल फॉर मॉडलिंग रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद मेनी इंटरैक्टिंग पार्ट। उप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या उप जो होता है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये जो होता है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है रियल वर्ल्ड में, खास करके अगर आप सी प्रोग्रामिंग या C++ में अगर आप है, या जावा में है, यानी आज के टाइम पे आप बोल सकते हैं जो प्रोडक्शन ग्रेड या फिर रियल वर्ल्ड में जो एप्लीकेशंस, जो वेबसाइट जो बनते हैं, कुछ भी जो रियल वर्ल्ड में आज बनते हैं मॉडर्न डे में, वो या तो ऊप का इस्तेमाल होकर बनता है बहुत ज्यादा हायर लेवल पे, या फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके बनता है बहुत ज्यादा हायर लेवल पे। यानी दो ही किस्म का प्रोग्रामिंग है जो आज बहुत फेमस है, इसके अलावा भी है, ऐसा नहीं इस्तेमाल नहीं होता, बट ये दोनों इज अ टॉप, और ये दोनों आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद एक होता है लो लेवल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टाइल। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ 9 नंबर पे, और लो लेवल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टाइल, इसमें होता क्या है। तब देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक सेकंड में आप समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी है ये। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा फंक्शन, एक फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन का नाम देना पड़ेगा हमें, तो मैंने दिया मैक्स, और ये फंक्शन ए को लेगा और बी को लेगा, और इसके बाद मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। उसके बाद मैंने क्या किया, रिटर्न लिखा, और मैंने बोला ए को बड़ा करो, ए अगर बड़ा है तो बी, यानी ए बी से बड़ा है तो रिटर्न कर दो। और अगर यही सेम जो कोड हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे इसको चलाने के लिए, हम लोग यहाँ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और हमने इसको ऐसे कर दिया। तो अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, मैक्स बनाया, 2 पैरामीटर ले रहा, बिल्कुल सही है, 2 पैरामीटर डाल दिया हमने। अब यहाँ पर सिर्फ ए और बी चेक हो रहा है, यानी अगर ए बी से बड़ा है तो रिटर्न होगा, सिर्फ इतना, यानी ना हमने कंपेयर किया, ना डिफेंसिव किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं ब्राउजर में ये कैसे आता है। अभी देखिए ट्रू आ रहा है, अब देखिए अभी ट्रू आ रहा है, एज यू कैन सी ट्रू आ रहा है, जबकि यहाँ पर नंबर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न क्या करवाया, हमने बोला अगर ए बी से बड़ा है, यानी कंपेरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हमने, यहाँ पर रिटर्न नहीं किया कुछ भी, जबकि यहाँ पर हम लोग ये बोल रहे थे कि अगर ए बी से बड़ा है तब जाके ए दिखाओ,
यानी ए का वैल्यू दिखाओ, और नहीं है तो बी का वैल्यू दिखाओ। बट यहाँ हम लोग वैल्यू को दे ही नहीं, वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर सिर्फ कंपेरिजन ऑपरेटर से ये मालूम कर रहे हैं कि ए बी से बड़ा है या नहीं। तो इसमें क्या होता है आप देखिए, क्योंकि अभी ए बी से बड़ा है, लाइन नंबर 70 एज यू कैन सी, लाइन नंबर 70 से आ रहा है। अब ए क्योंकि बी से बड़ा है, ए 10 है ना, अब अगर हम लोग ए को छोटा कर देते, ए को अगर हम लोग 4 कर देते, तो अब यहाँ पर बस फॉल्स आ जाएगा, एज यू कैन सी। समझ में आ रहा है? तो इसका अपना यूज केस है, ऐसा नहीं है कि ये खराब है, इसका अपना यूज केस है। जब आपको नंबर से मतलब नहीं होता है, जब आपको सिर्फ जानना होता है कि भाई ये बड़ा है या नहीं, उसके बेसिस पे, यानी आपको इस फंक्शन के बेस पे कुछ चलाना हो, कुछ बंद करना हो, या कुछ एक्शन लेना होता है जिसमें आपको इसका नंबर से फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि भाई बड़ा है या नहीं ये बता दो, तब आप ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब आइए इसका कैरेक्टरिस्टिक भी समझ लेते हैं। फोकस ऑन परफॉर्मेंस, यहाँ फोकस किया जाता है परफॉर्मेंस में, मे सैक्रिफाइस करेक्टनेस फॉर स्पीड, यानी परफॉर्मेंस में फोकस किया जाता है जितना हो सकता है एक्सप्लिसिट मिनिमल ओवरहेड, लो लेवल ऑपरेशन। अब लो लेवल ऑपरेशन का मतलब क्या है? देखिए एक्चुअली में जितना भी लो लेवल में आप जाएंगे ना, जैसे जैसे आप लो लेवल में जाते रहेंगे आप आ जाएंगे करते 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 बाइनरी में, तो एट द वेरी लो लेवल ना जो भी होता है वो सिर्फ ट्रू फॉल्स में होता है। एकदम लो लेवल पे बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर एक और अपना जो चैनल है उसका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। ये अपना दूसरा चैनल है लर्निंग विद शेखा में, जिसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर से रिलेटेड डिस्कस किया हुआ है काफी डिटेल में। मेगा सीरीज हमारा अपलोडेड है 4 पार्ट में। पार्ट 1 में पूरा डिजिटल लॉजिक कवर किया, पार्ट 2 में हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर मेमोरी हायरार्की डिस्कस किया, पार्ट 3 में पैरेलल कंप्यूटिंग और मेमोरी इनपुट आउटपुट डिस्कस किया, और पार्ट 4 में मॉडर्न आर्किटेक्चर स्केलेबिलिटी रिलायबिलिटी वगैरह एक्सप्लेन किया। यहाँ पर हमने बताया ना, ये पार्ट 1 अगर आप देखेंगे ना, इसमें डिजिटल लॉजिक से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिटेल चीज हमने डिस्कस किया है कि लो लेवल पे किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है ना, हार्डवेयर लेवल कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो सब कुछ ट्रू और फॉल्स से ही वहां पर काम में आता है। ठीक है, इसलिए इसको लो लेवल ऑपरेशन बोला जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ ट्रू और फॉल्स किया। ऑफ्टन ऑप्टिमाइज फॉर स्पेसिफिक केस, अलग अलग स्पेसिफिक केस के लिए इसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, यानी इसका भी यूज केस है, हर जगह इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने बताया यूज केस आपको, रिटर्न ट्रू और फॉल्स नॉट अ नंबर, शो हाउ लो लेवल लॉजिक में लीक एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक हो गया, तो इसका यूज कम होता है, यानी बहुत ज्यादा नहीं होता है, और ये स्पेसिफिक केस के लिए ऑप्टिमाइज करके इस्तेमाल होता है। अब ये आप देखिए ऑब्फुस्केटेड स्टाइल, अब ये जो स्टाइल आपको दिख रहा है ऑब्फुस्केटेड स्टाइल, अब इसमें आप बोलेंगे भाई कुछ तो समझ ही में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा थोड़ा और। अब इसको देख के आप लोग डर गए होंगे, मैं समझाता हूँ। ये बहुत आसान है वैसे, मतलब आसान इन द सेंस की डिफिकल्ट नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग जब फर्स्ट टाइम लोग देखते तो बोलते भाई ये क्या लिख दिया। अब देखिए काम भी करेगा वैसे, बाय द वे ऐसे नहीं काम नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट लिखा और ये दे दिया, देन मैंने क्या किया, अच्छा इसको मतलब ही मैं समझाऊंगा आपको ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, ये डबल दे दिया, देन हमने यहाँ पर क्या किया, एरो फंक्शन इस्तेमाल करना है हमें, देन हमने क्या किया, ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, और ये एरो फंक्शन एक पीछे होगा, एरो फंक्शन में स्पेस नहीं होता, लाइक दिस, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे इस्तेमाल करते हैं ये वाला। ठीक है, एज यू कैन सी नाउ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 10 कर देता हूँ इसको दोबारा। तो अब आप देखेंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा कंसोल में, तो लाइन नंबर 75 से हमें 10 मिल जाना चाहिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और यहाँ पर मैक्स डिफाइन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैक्स यहाँ पर हमने नाम तो लिखा ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे इस तरीके से, और अब दोबारा से आएंगे हम लोग, तो अब देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा है 10। अब सवाल यहाँ आता है कि भाई ये क्या लिखा, कैसे लिखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर काम क्या चल रहा है। ठीक है, ये नहीं, ये स्टाइल है ही आपको कंफ्यूज करने के लिए, और वो थोड़ा होता है ना कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा आता है अच्छे से वो वाला चीज के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये इसका मतलब क्या है, ये अंडरस्कोर का मतलब ये होता है कि मैंने कोई भी वेरिएबल का नेम डिक्लेयर नहीं किया। अंडरस्कोर जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होता है ये बताने के लिए कि मुझे कोई वेरिएबल का नाम बताना नहीं है, आई डोंट वांट टू यूज द वेरिएबल नेम, सिंपल इज दैट। तो ये हो गया, यानी अभी आप बोल सकते हैं अंडरस्कोर ही वेरिएबल का नाम है। ठीक है, फंक्शन का नाम अंडरस्कोर है, और अंडरस्कोर का मतलब क्या है कि मैं कोई नाम नहीं देना चाहता। ठीक है, कॉन्स्ट का कॉन्स्ट आ गया, बल्कि मैं इसके इक्विवेलेंट फंक्शन लिख के दिखाता हूँ ना आपको, तब आपको ज्यादा मजा आएगा ना। अब देखिए इसके इक्विवेलेंट में कैसा फंक्शन है, मैंने कॉन्स्ट लिखा, मैंने मैथ्स लिखा इस तरीके से, मैंने बोला ए और बी इस तरीके से, उसके बाद मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन का इस्तेमाल किया इस तरीके से, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने बोला अगर ए बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है तो क्या करना है, ए दिखा दो, अदरवाइज बी दिखा दो। ठीक है, अब ये जो फंक्शन हमने लिखा ना, और ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, और ये काम भी सेम कर रहा है। समझिए कैसे, यहाँ तक तो मैंने समझा दिया आपको। कॉन्स्ट कॉन्स्ट है, मैक्स है यहाँ पर, तो मतलब मैंने बताया फंक्शन का नाम मैक्स है। यहाँ अंडरस्कोर देने की वजह से हमने बताया कि फंक्शन का कोई नाम नहीं है। नाउ इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली फंक्शन का पैरामीटर है। पैरामीटर में हमने ए लिखा और बी लिखा, हमने यहाँ पर पैरामीटर में $1 को ए मान लिया और $2 को बी मान लिया। $1 ए है, $2 बी है। उसके बाद यहाँ एरो फंक्शन है, यहाँ भी एरो फंक्शन है। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ए बी से बड़ा है अगर, तो यहाँ पर आप देखिए $1 को ए माना था, $2 को बी माना था, हमने बोला ए बी से बड़ा है अगर, क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर, तो ए दिखाओ
तो $1 यानी ए दिखाओ, अदरवाइज बी दिखाओ यानी $2 बी दिखाओ, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे हमने जब रिजल्ट यानी यहाँ पर जब फंक्शन कॉल करते हैं तो मैक्स, क्योंकि फंक्शन का नाम तो था ही नहीं, तो फंक्शन का नाम क्या था, अंडरस्कोर, हमने अंडरस्कोर दे दिया और जैसे हम लोग नॉर्मली पास करते हैं वैल्यूज वैसे पास कर दिया, आंसर भी हमें बिल्कुल एज यू कैन सी प्रॉपर मिल गया यहाँ पर, इतना ही सिंपल था, ठीक है। तो ये मतलब अब ये सब कभी रियल वर्ल्ड में ऐसे लिखा नहीं जाता, लेकिन हाँ अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो और आप किसी को ऐसे दिखाते हैं कोड के भाई समझ के दिखाओ, तो एक बार में वन ग्लांस में तो वो जिंदगी में नहीं समझ पाएगा कि भाई काम क्या चल रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल का ही कॉन्सेप्ट असल है कि आपने इसको समझ लिया ए, इसको समझ लिया बी। अब अगर आप 3 वेरिएबल इस्तेमाल कर ले तो आप एक को सी समझ ले और सी में $3 दे दे। अब यहाँ पर डॉलर के जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, डॉलर के बाद कोई भी अजीब सा वर्ड डाल सकते हैं आप, जो सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, उसको समझ में ना आए कि आपने दोनों वेरिएबल को क्या ट्रीट किया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ फन की वजह से है, यानी ऐसा नहीं है कि आप रियल वर्ल्ड में इसको आप इस्तेमाल ही करना शुरू कर दे, ठीक है। दिस स्टाइल इज समथिंग यूज्ड फॉर कोड वॉल्फिंग एंड ऑब्फुकेशन बट शुड नेवर बी यूज्ड इन अ प्रोडक्शन कोड, ठीक है। तो इसको कभी भी रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल मत करना, स्टाइल छाड़ने के लिए, ठीक है। टेबल समरी, हमने टोटल 10 टाइप पढ़ लिया ना। टेबल समरी, क्लीन कोड का रीडेबिलिटी सबसे हाई होता है 5 स्टार, रियल वर्ल्ड यूज क्या है 5 स्टार, भाई ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। निंजा स्टाइल ऑफ कोडिंग 2 स्टार, रीडेबिलिटी में 2 स्टार रियल वर्ल्ड यूज में। कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग का क्योंकि रियल वर्ल्ड यूज इसलिए 3 स्टार और रीडेबिलिटी तो है ही कम, तो 2 स्टार। डिफेंसिव प्रोग्रामिंग का रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है 4 स्टार और रियल वर्ल्ड यूज केस तो भाई है तो इसलिए 5 स्टार। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग को भी 4 स्टार क्योंकि टीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, रियल वर्ल्ड में बहुत कम इस्तेमाल होता है, टीचिंग में ज्यादा इस्तेमाल होता है। मॉड्यूलर कोड में 4 स्टार क्योंकि ऑफकोर्स रीडेबिलिटी बहुत अच्छा होता है मॉड्यूलर कोड में और रियल वर्ल्ड यूज तो होता ही है, तो फुल। फंक्शनल में आप देखिए 4 स्टार और यहाँ पर भी 4, बल्कि मैं तो बोलूंगा यहाँ भी 5 देना चाहिए क्योंकि फंक्शनल कोड भी रियल वर्ल्ड में बहुत इस्तेमाल होता है। ऊप 3 स्टार, ऊप का रीडेबिलिटी उतना अच्छा नहीं होता लेकिन होता है, वैसे इसको 4 भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊप का भी रीडेबिलिटी काफी अच्छा होता है और रियल वर्ल्ड यूज तो है ही है, तो 5 स्टार बनता ही है। लो लेवल का बात किया जाए तो इसका रीडेबिलिटी बहुत कम होता है और रियल वर्ल्ड में इसका यूज केस भी बहुत कम होता है और ऑब्फ्यूस्केटेड जो स्टाइल है वो तो भाई रिलायबिलिटी उसका है ही कहाँ, 0 है, बल्कि मैं तो बोलूंगा आधा स्टार बना के दो, आधा, जैसे एप्पल का आधा कटा हुआ एप्पल होता है वैसे ही, और रियल वर्ल्ड यूज तो कुछ का है ही नहीं इसका, ठीक है। तो ये कोड तो मतलब इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। हालांकि इसको और भी कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना देंगे इसको, बट क्या जरूरत है, मतलब इससे अगर कोई ऐसा कोड लिख दे इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो बहुत बड़ा जावास्क्रिप्ट डेवलपर है, उसने सीख लिया है कहीं से, ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई ब्लॉग, कोई एआई, कोई चैट जीपीटी, कोई चैटबॉट से सीख लिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आप एप्लीकेशन बना पा रहे हैं, क्या आप रियल वर्ल्ड क्लीन कोड लिख पा रहे हैं, क्या आप मॉड्यूलर कोड लिख पा रहे हैं, क्या आप ऊप को अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है, ये होता है मेन चीज। फाइनल एडवाइस, भाई मेरा फाइनल एडवाइस एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ नॉलेज समझ लीजिए, टीचर समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए, लर्न ऑल स्टाइल, सबको सीखिए, इजी है, यानी सबको से मुराद है कि ये छोड़ दीजिए। ऊप मैं आपको बताता हूँ, क्लीन सीखिए, निंजा स्टाइल सीखिए, डिफेंसिव प्रोग्रामिंग सीखिए, प्रोसीजर सीखिए, मॉड्यूलर सीखिए, फंक्शनल सीखिए और ऊप सीखिए। और अगर आपको टॉप बताना है कि भाई ये तो सीखना ही सीखना है एकदम, मतलब इसको स्किप नहीं कर सकते, तो क्लीन सीखना है आपको जिसको स्किप नहीं कर सकते, मॉड्यूलर सीखना है आपको जिसको स्किप नहीं कर सकते, ऊप सीखना है आपको जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग उतना डिफिकल्ट नहीं होता या उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, जबकि ऊप में बहुत सारा टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 टॉप में अंडरस्टैंड डिफरेंट अप्रोच मेक यू मोर वर्सेटाइल डेवलपर एंड हेल्प यू रीड कोड रिटन बाय अदर, यानी अगर अलग अलग स्टाइल्स ऑफ कोड आपको आता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि अलग अलग इंसान का कोड जो भी जावास्क्रिप्ट में वो लिखा है ना, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गलती निकाल सकते हैं उसका, और आप उसको बता सकते हैं कि आपने ये स्टाइल इस्तेमाल किया, लेकिन जिस रीजन से आपने कोड लिखा उसमें तो ये स्टाइल लगता ही नहीं है, ठीक है। यूज क्लीन एंड मॉड्यूलर बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट क्लीन और मॉड्यूलर तो होना ही चाहिए आपका, ठीक है। फॉर मोस्ट प्रोडक्शन कोड प्रायोरिटाइज रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ओवर क्लेवरनेस और ब्रेविटी, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। यूज निंजा स्टाइल ओनली व्हेन टीचिंग ट्रिक और हैविंग फन, ठीक है। तो निंजा स्टाइल हो गया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ये सब आप समझाने के लिए, इसी तरीके से ये लास्ट वाला भी समझाने के लिए आप कर सकते हैं। While elegant, concise code can be impressive, it is not always the best choice for the team project, ठीक है। The best style often depends on the context, project requirement, team preference and problem being solved, ठीक है। तो जो मेन कौन सा स्टाइल इस्तेमाल होगा वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर, टीम का प्रेफरेंस के ऊपर, अगर आप टीम में काम करें, और प्रॉब्लम सॉल्व किससे अच्छे तरीके से हो रहा है इस पे डिपेंड करेगा। नाउ कमेंट्स के बारे में मुख्तसर सा 5 मिनट में मैं बता देता हूँ आपको कमेंट्स का क्या है। हमें पता है भाई कि कमेंट कोड स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत पहले फंडामेंटल्स में कमेंट्स को पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि सिंगल लाइन कमेंट ऐसे होता है और मल्टी लाइन कमेंट ऐसे किया जाता है। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल और बैकस्लैश डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। वे नॉर्मली यूज टू डिस्क्राइब हाउ एंड व्हाई द कोड वर्क, और आमतौर पे सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि फंक्शन या कोड क्या कर रहा है। एक बार में ही जब आप देखते हैं, एक नजर में जब आप देखते हैं, तो प्रोग्रामर को समझ में आ जाता है कि हाँ ये कोड, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो सिंगल लाइन ऐसे लिखा जाएगा, मल्टी लाइन ऐसे लिखा जाएगा। डॉक्यूमेंटिंग स्पेशल फॉर्मेट लाइक डी जेएस डॉक। अब कमेंट्स का कुछ टाइप होता है, सिंगल लाइन कमेंट आपको मालूम है, मल्टी लाइन कमेंट आपको मालूम है, लेकिन डॉक्यूमेंट जैसा कमेंट ये आपको शायद नहीं पता, ये आपको लाइब्रेरीज वगैरह में आमतौर पे मिल जाता है। गुड कमेंट कैन मेक कोड मोर इजियर
easier to understand, but bad comment can be worse than no comment at all. अच्छा कमेंट अगर लगाते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा इंसान को, लेकिन अगर आप बेकार सा कमेंट लगाते हैं तो भाई लगाना ना लगाना बेकार है, बल्कि बाजू का तो वो और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है कोड को। बैड कमेंट का एग्जांपल क्या है आप देखिए, नोविस टेंड टू यूज कमेंट टू एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन द कोड लाइक दिस। यानी जो फ्रेशर वगैरह होते हैं, फर्स्ट टाइम जो मतलब कोड वगैरह करते हैं, वो इस तरीके से कमेंट लगाना शुरू करते हैं, दिस कोड विल डू दिस, एकदम डिस्प्ले यानी डिस्क्राइब आ गया, एंड थिंक दिस, यानी वो बेसिकली कोड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। यानी एक्सप्लेन का मतलब है वो समझा रहे होते हैं कोड को, टीचिंग पूरा का पूरा कमेंट में आप किसी को टीच कर रहे हैं, ये होता है। एंड हु एंड नोज वगैरह वगैरह इस तरीके से, वेरी कॉम्प्लेक्स कोड इस तरीके से, ठीक है। इन अ गुड कोड द अमाउंट सच एक्सप्लेनेटरी कमेंट शुड बी मिनिमल, सीरियस द कोड शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड विदाउट देम। यानी जो अच्छा कोडिंग प्रैक्टिस होता है ना, वहां पर इतना एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है, आपको सिर्फ मेन मुद्दा बताना पड़ता है। कोड काम कैसे कर रहा है आपको वो नहीं बताना होता, वो आपको तब बताना होता है ना जब वो कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, फिर आप हर स्टेप से पहले लिख देते एक लाइन, यानी पूरा का पूरा फंक्शन के ऊपर ही आप नहीं लिख देते कि पूरा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, 50 लाइन का फंक्शन नहीं, आप फंक्शन के अंदर जाके हर एक स्टेप से ऊपर छोटा सा कमेंट लगा देते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं ना, तो लेट्स से मैं अपना कोड बेस में जाता हूँ github.com/sheikhamir1, यहाँ पर ही बाय द वे आपको जावास्क्रिप्ट का भी पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। मैं अपने रेपोजिटरी में आता हूँ, मैं आपको जावास्क्रिप्ट का ये दिखा भी देता हूँ कि ये जावास्क्रिप्ट वाला कोर्स है। यहाँ पर फेज 1 जो है हमारा, फेज 1 ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, कोड्स और नोट, यहीं पर आपको फेज 2 भी दिख जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सी से रिलेटेड, ये लॉग एनालाइजर हमने सी में बनाया था ना, इस पे मैं आपको अपना कोड फाइल दिखाता हूँ। वैसे ये आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमने बताया हुआ है कि टूल कैसे काम करता है, क्या काम करता है, मतलब काफी प्रोफेशनल तरीके से हमने इसको बनाया है, और आप इसको रिज्यूमे में डाल सकते हैं। अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, आप उसको जरूर देख सकते हैं, ठीक है। और ये EXE फॉर्मेट में है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और लेट्स से मैं मेन फंक्शन में जाता हूँ मेरा। तो देखिए, जब आप मेरा मेन फंक्शन में जाते हैं ना, तो आप यहाँ पर देखिए ये मेरा फंक्शन है, ये वर्जन वगैरह हो गया। आप देखिए कमेंट कैसे लगा है, यहाँ पर देखिए कमेंट लगा हो गया, इसी तरीके से आप देखिए यहाँ कमेंट लगा है। अब देखिए ये पूरा का पूरा फंक्शन है तकरीबन 100 लाइन का। तो आपको क्या लगता है मैं 100 लाइन के ऊपर यहाँ पर लंबा सा पूरा 10 लाइन का कमेंट लिख दूं? नहीं, ये इसको कमेंट देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये कमांड लाइन टूल बन रहा है। यहाँ पर आप देखिए मेन फंक्शन, तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पे कमेंट क्या ही लगाऊं। लेकिन मेन फंक्शन में सबसे पहला काम क्या हो रहा है, पार्सिंग आर्ग्यूमेंट। ये छोटा सा मैंने बता दिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आर्ग्यूमेंट पार्सिंग का काम चल रहा है, ठीक है, ये पूरा। इसके बाद जैसे आर्ग्यूमेंट पार्सिंग खत्म हो, मैंने छोटा सा लिख दिया क्या, ओपन फाइल। यानी अब ये काम, ये इतना सा कोड क्या कर रहा है, फाइल ओपन कर रहा है। इनिशियलाइज एनालाइजर, ये इतना सा लाइन क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है एनालाइजर को। अब जाहिर सी बात इतना सा लाइन नहीं है, यहाँ पर हम लोग फंक्शन वगैरह को भी कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, प्रोसेस फाइल लाइन। अब जितना भी लॉग का लाइन है, मिलियंस ऑफ लाइन को वो एक बार एक के बाद एक प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग का काम चल रहा है। उसके बाद आप देखिए प्रोसेस इंडिकेटर, अब जो इतना सारा लाइन को प्रोसेस करेगा मिलियंस और मिलियंस में, उसका इंडिकेशन देना है यूजर को। तो इसके अंदर एक छोटा सा स्टेप है इंडिकेटर, तो इंडिकेटर यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर आप देखिए जब ये खत्म हो जाता है तो जनरेट रिपोर्ट जनरेट यहाँ से हुआ, और ये लास्ट में क्लीन अप। तो ये होता है प्रोफेशनल तरीका, छोटा छोटा लगाया, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, ठीक है। तो दोबारा आते हैं तो यहाँ पर ये हो गया ग्रेट रूल्स। इफ कोड इज सो अनक्लियर दैट इज रिक्वायर्ड अ कमेंट, इट मे शुड बी रिटन रीरिटन इंस्टेड। यानी अब देखिए अगर कोड इतना बेकार से लिखा हुआ है कि आप बोल रहे हैं कि भाई हर बार आपको कमेंट ही लगाना पड़ेगा हर लाइन में, तो भाई उसको वापस लिख दीजिए, उस कोड को ही रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। रेसिपी फॉर फैक्टर आउट फंक्शन, समटाइम इट बेनिफिशियल टू रिप्लेस अ कोड ऑफ पीस विद अ फंक्शन लाइक दिस। यानी आप देखिए एक सिंपल सा फंक्शन है प्राइम नंबर का, ये पहले ऐसा था फंक्शन शो प्राइम, एक वेरिएबल लेगा, नेक्स्ट प्राइम एक वेरिएबल बना दिया हमने, और ये लेट आई इज इक्वल टू इस तरीके से काम कर रहा है। बाद में हमने इसको ऐसे बना दिया, यानी शो प्राइम को अलग बना दिया और प्राइम नंबर ढूंढने को अलग बना दिया। यानी किया ये हमने यहाँ पर ये किया ना कि सबसे पहले वो प्राइम नंबर को ढूंढेगा, उसके बाद रिटर्न करेगा। तो रिटर्न कहाँ से होगा, प्राइम नंबर में रिटर्न होगा ना, फंक्शन का नाम पे रिटर्न होता है। इस प्राइम नंबर को हमने शो प्राइम के अंदर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये फंक्शन पहला चला, फिर ये फंक्शन चल गया। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कोड इजिली, द फंक्शन इटसेल्फ बिकम अ कमेंटेड, सच कोड इज कॉल्ड सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। अब देखिए ना, खुद समझ में आ रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, प्राइम नंबर को दिखा रहा है। तो प्राइम नंबर आया कहाँ से, प्राइम नंबर आया यहाँ से। अब आप कोड के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है प्राइम नंबर को, ठीक है। रेसिपी, क्रिएट अ फंक्शन एंड इफ वी हैव अ लॉन्ग कोड शीट लाइक दिस, अगर हमारे पास मान लीजिए एक लॉन्ग कोड शीट है, बिफोर हियर आर ऐड विस्की इस तरीके से, और हियर वी ऐड जूस इस तरीके से, यानी ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है। लेकिन दोनों को जब हम लोग प्रॉपर तरीके से ऐड करते हैं, तो आप देखिए ऊपर में हम लोग फंक्शन बना दिया ऐड विस्की जिसमें ग्लास जाएगा, ऐड जूस जिसमें ग्लास जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी यही दोनों आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना। और फिर हमने क्या किया, फंक्शन बना दिया ऐड विस्की का पूरा और ऐड जूस का पूरा। यानी ऊपर देख के आपको समझ में आ रहा है टोटल कितना फंक्शन है, यहाँ पर ही आप आर्ग्यूमेंट वगैरह जो भेजने का भेजेंगे, और नीचे में इसका फंक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। वंस अगेन फंक्शन themselves tell what's going on, there is nothing to comment and also the code is structured in a better way when split। अब आप देखिए, अब आपको ये कोड को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, लिखने का जरूरत ही नहीं है कि जूस वगैरह, आपको मालूम है ऐड विस्की,
ये ऐड इसकी कर रहा है और ये ऐड चूज कर रहा है, क्योंकि इसमें बेनिफिट ये है ना कि हर फंक्शन एक ही पर्टिकुलर काम कर रहा है, तो आपको कमेंट लगाने का जरूरत ही नहीं रहता। ठीक है, ये सब आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो हम लोगों ने जस्ट फंडामेंटल्स पढ़ा है और अभी हम लोग कोड स्टाइल्स वगैरह पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग कुछ कोड टेस्टिंग से रिलेटेड पढ़ेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे। गुड कमेंट आर्किटेक्चर। सो एक्सप्लेनेटरी कमेंट आर यूजुअली बैड। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन अगर आप कमेंट में करें वो बैड है। गुड प्रैक्टिस क्या है? डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर, प्रोवाइड हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द कंपोनेंट, हाउ दे इंटरैक्ट, व्हाट्स कंट्रोल फ्लो इन द वेरियस सिचुएशन, इन शॉर्ट द बर्ड आई व्यू ऑफ द कोड। यानी इसको बर्ड आई व्यू भी बोल सकते हैं कि एक नजर में देखे तो एक एक चीज समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस मॉड्यूल हैंडल्स यूजर ऑथेंटिकेशन। अब यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे संभालेगा? फ्लो, यूजर सबमिट करेगा लॉगिन फॉर्म, क्रेडेंशियल्स इस तरीके से वैलिडेट होगा, अगर वैलिडेट नहीं हुआ तो इस तरीके से टोकन, मतलब वैलिडेट हो गया तो टोकन इस तरीके से जनरेट होगा और रीडायरेक्ट करेंगे डैशबोर्ड पे। कंपोनेंट क्या क्या है? लॉगिन फॉर्म इस तरीके से हैंडल होगा और ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक अच्छा कोड होता है और ये भी फंक्शन में नहीं डाला जाता, ये रीडमी फाइल में डाला जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर रीडमी फाइल में आप देखेंगे, अगर कोड एनालाइजर, लॉग एनालाइजर का हमने रीडमी, अब देखिए हमने यहाँ पर रीडमी फाइल कैसा डाला, मैं इसको डिटेल तो नहीं जा रहा बट मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। हमने यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिखा है, यानी ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, कमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये कमेंट है, अगर आप वर्ड फरमाए तो ये कमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ठीक है, देयर इज अ स्पेशल लैंग्वेज यूएमएल टू बिल्ड हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम एक्सप्लेनिंग द कोड, डेफिनेटली वर्थ स्टडी। यानी ये जो चीज है ना बेसिकली, अब ये बेसिकली अपना पूरा का पूरा कोड का फ्लो बताने के लिए बहुत सारे, जैसे कि मोमेड डीबी वगैरह है, नॉट मोमेड डीबी, सिर्फ मोमेड है, मोमेड एआई टूल जो है, जो कि बेसिकली मार्कडाउनिंग वगैरह के लिए काम में आता है। एक्साली ड्रॉ है और भी दूसरा है मार्कडाउन फाइल्स वगैरह बनाने के लिए, वहां ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन मेरा जो यहाँ पर ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, हमने ओवरव्यू दे दिया है। लॉग एनालाइजर इज अ कमांड लाइन लॉग एनालाइजर टूल रिटन इन सी दैट प्रोसेस लार्ज लॉग फाइल एफिशिएंटली यूजिंग अ स्ट्रीम डिजाइन। हमने इसको स्ट्रीम डिजाइन बनाया है। लॉग एनालाइजर है, क्या करता है? इट रीड्स लॉग फाइल लाइन बाय लाइन, क्लासिफाई लॉग्स लेवल, एग्रीगेट सेपरेट एरर कंट्रोल एंड प्रोड्यूस अ कॉन्साइज समरी रिपोर्ट। ये पूरा का पूरा लॉग एनालाइजर का काम बता दिया हमने। दिस प्रोजेक्ट is intentionally built as a core engine that can later be reused by a graphical interface without modifying the analyzed logic। यानी हमने इस कोड को बनाया ही इसलिए है कि फ्यूचर में अगर इसका GUI यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना हो ना, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में सिर्फ यूजर इंटरफेस डिजाइन करना होगा, इंजन यही इस्तेमाल हो जाएगा। यही सोच के ये बनाया गया है। वर्जन 1.0 रिप्रेजेंट द फीचर कंप्लीट टेस्टेड एंड फ्रोजन CLI टूल। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो वर्जन है जो हमने यहाँ पर लॉन्च किया है, वर्जन 1.0, ये पहला मेजर वर्जन है और इसका मतलब ये है कि इसका फीचर कंप्लीट है, कोई भी फीचर इनकम्प्लीट नहीं है। जो फीचर वर्जन 1 में होना था वो है, टेस्टेड है, इसको टेस्ट भी किया गया प्रॉपर तरीके से, किसी किस्म का एरर नहीं है, एरर फ्री है। और फ्रोजन CLI टूल, यानी CLI टूल को यहाँ फ्रीज कर दिया गया, यानी अब इस CLI टूल में कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बग फिक्स होगा। यानी ये जो 1.0 है ना, ये 1 कभी 2 नहीं होगा फिलहाल के लिए। हाँ, 1.0 में कुछ आ सकता है, अगर बग आता है उसको फिक्स किया जाएगा। ये वर्जनिंग में आपको पता होगा कि पहला होता है मेजर वाला, दूसरा होता है माइनर, तीसरा होता है पैचेस वगैरह के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने बताया भी है कि इस वर्जन में टूल्स क्या करेगा, इतना सब कुछ करता है। फिर लॉग लेवल क्लासिफिकेशन कैसे करता है, एरर मैसेज एग्रीगेशन कैसे करता है, टॉप एंड एरर कैसे करके, यानी यूजर चाहे तो बोल सकते हैं कि भाई टॉप इतना एरर हमको दिखाओ। ठीक है, रॉबस्ट कमांड लाइन इंटरफेस, ये सब कमांड है, फ्लैग्स है बेसिकली जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कमांड लाइन में यूज करते हैं। डिफेंसिव पार्सिंग, एरर हैंडलिंग कैसे किया वो बताया हमने। इंटरनल आर्किटेक्चर पूरा बताया हमने यहाँ पर इस वर्जन का, कि ये पूरा इंटरनल आर्किटेक्चर है। सबसे पहले रीड होता है, लॉग स्ट्रीम होगा, फिर पार्सिंग होगा, कन्वर्ट रॉ फाइल स्ट्रक्चर बनेगा, फिर एनालाइजर में जाएगा, एनालाइज होगा, फिर रिपोर्ट बना के रिपोर्ट में दिया जाएगा। सिस्टम बिल्ड करने के लिए हमने मेक फाइल का इस्तेमाल किया है, जो कि प्रोफेशनली इस्तेमाल किया जाता है C++ वगैरह में। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है 1 में, ये सब फीचर हमने इस वर्जन में डाला है। नॉन गोल, यानी कौन कौन सा फीचर इस वर्जन में नहीं डाला गया है, जिसका गोल था नहीं, जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है वो नहीं बनाया गया, जेसन मशीन और ये सब नहीं डाला गया। ठीक है, वर्जन फ्रीज कर दिया गया, यानी इस वर्जन में कोई भी फीचर ऐड नहीं होगा, ये वर्जन हमारा फ्रीज है, सिर्फ और सिर्फ बग फिक्स अलाउड है। यहाँ पर कोई रिफैक्टर कोड में नहीं होगा, कोई नया फीचर ऐड नहीं होगा, कोई एनालिसिस लॉजिक चेंज नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट फेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और ये समरी हो गया। और CLI फेज कंप्लीट यहाँ होता है। स्टेटस क्या है, फ्रोजन है। फिलहाल का स्टेटस क्या है, ये, यानी कौन कौन सा चीज हमारे इस स्टेटस में मौजूद है, कौन कौन सा चीज नहीं मौजूद है। ठीक है, तो ये एक होता है प्रोफेशनल। डॉक्यूमेंटेशन भी लिखना आना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐप बनाना आपको आ रहा है। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो खैर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिस्कस किया है ना। जावास्क्रिप्ट में भी जल्दी से जल्दी ऐसा टाइप का प्रोजेक्ट्स भी आएगा, जो कि नॉर्मल जो आप जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट यूट्यूब में देखते हैं उस किस्म का तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जो स्टैंड अलोन अपने ही लेवल पे एक तगड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई, सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है, मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाने में अस्कती होता है, वीडियो बनाने में अस्कती होगा तो लेट वीडियो बनेगा, लेट वीडियो बनेगा तो लेट अपलोड होगा। तो आपका इसमें बेनिफिट नहीं है। आपका बेनिफिट ये है कि आप कमेंट करें ताकि बंदे को मोटिवेशन हो, क्योंकि मैं खुद भी स्टडी करता हूँ ना, मैं खुद भी मास्टर्स कर रहा हूँ और AI इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव AI, इस पे मैं हूँ। तो जाहिर सी बात है मुझे भी काफी मैनेज करने में दिक्कत होता है। ऊपर से मैं सब कुछ अकेले ही करता हूँ, रिकॉर्ड करना, स्लाइड्स बनाना, अपलोड करना, शेड्यूल करना, सब कुछ अकेले। तो जाहिर सी बात है थोड़ा तरस खा के, अगर आप चाहते हैं
चाहिए कि मैं इस पे आगे डिस्कस करूँ, तो आप अच्छे-अच्छे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मेरा दूसरा चैनल, ये चैनल देखेंगे ना आप मेरा ये, तो इस पे आप देखिए मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। आप देखिए एवरीडे यहाँ पर कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड होता रहता है, एवरी सिंगल डे एज़ यू कैन सी एवरी, आप पूरा देखते रहे पीछे 3 महीना में, क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का बनाया है, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी में अगर आप जाना चाहते हैं, ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? 30 आवर्स डिटेल यहाँ पर है। इस तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पर थ्योरी मौजूद है और भी बहुत सारा चीज़। तो यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि यहाँ पर ही काम करूँ, जो लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं उस पे काम करो। तो आप मोटिवेट करेंगे तो ज़रूर आपके लिए भी इससे भी बहुत अच्छा-अच्छा चीज़ आएगा फ्यूचर में। नाउ गुड कमेंट फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन। फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन पैरामीटर यूसेज एंड देयर स्पेशल सिंटैक्स JSDoc टू डॉक्यूमेंट फंक्शन यूसेज पैरामीटर वैल्यू। अब ये बेसिकली क्या होता है ना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जस्ट यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि फंक्शन में जब आप हॉवर करते हैं ना, तो वहाँ कुछ डिटेल दिखाता है, ठीक है? तो जैसे पाइथन डॉकस्ट्रीम होता है, वैसे ही JSDocs भी होता है कि फंक्शन के बारे में वो बताएगा, ठीक है? तो इसका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। हम लोग इस पे आगे डिस्कस करेंगे। बेनिफिट क्या है? हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऑफ द फंक्शन। फंक्शन पे हॉवर करते ही VS कोड आपको क्या करेगा ना, फंक्शन का डिटेल दिखाएगा। शो हाउ टू यूज इट करेक्टली। फंक्शन का एग्जांपल दिया होता है कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी बिना डॉक्यूमेंट पे जाके। मेनी एडिटर्स कैन प्रोवाइड ऑटो कंप्लीट। टूल्स कैन जनरेट HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो ये कुछ बेनिफिट्स होता है। मेनी एडिटर्स लाइक वेबस्टॉर्म कैन अंडरस्टैंड JSDoc कमेंट एंड यूज देम टू प्रोवाइड ऑटो कंप्लीट एंड सम ऑटोमेटिक कोड चेकिंग। तो इससे बेसिकली बहुत से IDEs बेनिफिट उठा सकते हैं, और जाहिर सी बात है ये बिगिनर्स को करने का नहीं है अभी फिलहाल। पहले तो आप पूरा जावास्क्रिप्ट ही अच्छे से समझ में आएगा ना, कोड आप लिखे अच्छे से, फिर ये सब करेंगे। गुड कमेंट, व्हाई सॉल्व दिस वे। अब देखिए व्हाट्स रिटन इज इंपॉर्टेंट बट व्हाट्स नॉट रिटन मे बी इवन मोर इंपॉर्टेंट। To understand what's going on, why this task solved is exactly this way, the code gives no answer. Example के तौर पे, use a simple for loop instead of array map because it's 3x faster for larger array and this is performance critical section. और इस तरीके से why this matter, prevent optimization that break the code. Optimization को prevent करेगा जिससे कोड ब्रेक हो जाएगा। Document design decision, यानी यही डिजाइन क्यों बताया आपने, उसका पीछे रीजन बता दिया कि भाई अब मुझे पता है दूसरा तरीका भी है, मेरे को कोड लिखना आता है, लेकिन मैंने इंटेंशनली इसको इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि हमारे कोड में ये ज्यादा अच्छा है। एक्सप्लेन नॉन ऑब्वियस अप्रोच, इसको लिखने का और भी 500 अप्रोच हो सकता है। आपने बाकी सबको एक तरफ से एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मत करो, इसी को करो। इसको करने का रीजन दे दिया आपने। सेव टाइम फॉर फ्यूचर मेंटेन, यानी आगे जाके अगर कोई भी ये कोड खोलता है 10 साल के बाद, या आप खुद ही खोलते हैं, तो आपको पता होगा कि भाई इसको बदलना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये सब चीज मिल रहा है। विदाउट सच कमांड यू माइट थिंक हाउ स्टूपिड आई वाज देन एंड रीराइट वर्किंग कोड ओनली टू डिस्कवर वे इज ओनली दैट ओनली दैट द वे। यानी इसका एग्जांपल ऐसे ही है कि आपने कोड इस रीजन से लिखा, उसके बाद 5 साल के बाद आपको और अच्छा जावास्क्रिप्ट आ गया और आप अपना कोड को खोलते हैं, तो आप बोलेंगे यार मैं पहले बच्चा था, क्या फॉर लूप लगा लगा के मैं काम करता था यार, चलो निकालो कुछ और अच्छा इस्तेमाल करो, जबकि आपने वहां फॉर लूप इंटेंशनली लगाया था। लेकिन अगर ये चीज आपको मिल जाएगा ना, तो आप खुद समझ जाएंगे कि अच्छा उस वक्त भी मुझे ये फंक्शन आता था, नॉलेज था, लेकिन जानबूझ के मैंने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है? तो कमेंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी, यानी अपने लिए भी अच्छा होता है। गुड कमेंट सुटेबल फ्यूचर, कैसे करके अब देखिए, इफ कोड हैज एनीथिंग सबटिल एंड काउंटर इंट्यूटिव इट डेफिनेटली वर्थ कमेंटिंग। जैसे कि यूजिंग परसेंट इंस्टेड ऑफ मैथ्स फ्लोर फॉर नेगेटिव नंबर, इससे ये मालूम चल रहा है कि परसेंट क्यों इस्तेमाल किया गया और मैथ्स फ्लोर क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। बिकॉज परसेंट इतना, नंबर इतना, यानी ये बेसिकली ये जो फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि भाई बंदा क्यों इसी को इस्तेमाल कर रहा है, बाकी को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अदर एग्जांपल ऑफ सटल फीचर वर्थ कमेंटिंग, ब्राउजर स्पेसिफिक वर्क अराउंड नॉन ऑब्वियस एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन, रीजन फॉर सीमिंगली रिडंडेंट कोड और डिपेंडेंसी बिटवीन डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ कोड। कहाँ इस्तेमाल होता है? ब्राउजर स्पेसिफिक कोई चीज हो, नॉन ऑब्वियस एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज, यानी ऐसा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम आप करें जिससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, भाई वैसे ही है तो ऑप्टिमाइज करे क्या फायदा, ठीक है? रीजन फॉर सीमिंगली रिडंडेंट कोड, यानी रिडंडेंट कोड ना हो, रेपिटेशन ना हो, इसके वजह से, या कहीं रेपिटेशन जरूरी है उसके वजह से। डिपेंडेंसी बिटवीन डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द कोड, अलग अलग पार्ट में डिपेंडेंसी जो है उसको मैनेज करने के लिए। दीज कमेंट्स आर स्पेसिफिकली या स्पेशली वैल्यूएबल बिकॉज दे एक्सप्लेन द व्हाई बीइंग कोड दैट माइट अदरवाइज अपीयर इनकरेक्ट और इनएफिशिएंट। यानी इन कमेंट के वजह से आपको कोड का वैल्यू समझ में आ रहा है ना, इसको क्यों इस्तेमाल किया। अगर ये कमेंट हट जाए तो आपको लगे क्या बच्चा वाला परसेंट इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है? समरी ऑन कमेंट, एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ अ गुड कमेंट डेवलपर इज कमेंटेड देयर प्रेजेंस एंड इवन देयर एब्सेंस। यानी अच्छा कमेंट का डिसीजन जरूरी नहीं कि कोड है तो ही अच्छा होगा या नहीं है तो ही होगा। गुड कमेंट अलाउ अस टू मेंटेन द कोड वेल एंड कम बैक टू इट आफ्टर डिले, यूज इट मोर इफेक्टिवली। कमेंट का मकसद ये होता है कि कोई मेरा कोड को देखे, वो समझ जाए इजीली, और मैं खुद अगर 5 साल 10 साल के बाद अपने कोड बेस को देखूं तो मैं भी समझ जाऊं इजीली, क्योंकि याद तो रहेगा नहीं, ठीक है? कमेंट ऑन दिस ओवरऑल आर्किटेक्चर, हाई लेवल व्यू में कमेंट देंगे, फंक्शन यूजेज में कमेंट देंगे और इंपॉर्टेंट सोल्यूशन में कमेंट देंगे। अवॉइड कमेंट, कहाँ अवॉइड करेंगे? टेल हाउ टू कोड वर्क, और इसे ये सब नहीं करेंगे आप। पुट देम ओनली
only if it's possible to make code so simple and self-descriptive that doesn't require them. ठीक है? Comments also used for auto document tool जैसे कि JS Doc3, they read them and generate HTML doc और docs in another format. यानी अब तो जाहिर सी बात है बहुत सा ऑटोमेटेड टूल भी आ चुका है जो आपका कोड को रीड करके सुटेबल डॉक्यूमेंटेशन देते हैं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आज हमने क्या क्या देखा बाय द वे, हमने बेसिकली तो दो ही टॉपिक मेजरली देखा. एक तो टॉपिक हमने ये देखा कि जावास्क्रिप्ट का कोडिंग स्टाइल कैसे कैसे होता है, उसमें हमने 10 स्टाइल देखा. क्लीन और रीडेबल और उससे डिटेल रिलेटेड हमने समझा. निंजा स्टाइल उससे रिलेटेड डिटेल समझा हमने. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उससे रिलेटेड डिटेल समझा हमने. डिफेंसिव प्रोग्रामिंग उससे रिलेटेड डिटेल समझा हमने. प्रोसीजरल कोड उससे रिलेटेड डिटेल समझा हमने. मॉड्यूलर स्टाइल उससे रिलेटेड डिटेल समझा. फंक्शनल से रिलेटेड डिटेल समझा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से रिलेटेड डिटेल समझा. और आगे हम लोग इसको और मजीद तफसील से खोलेंगे ये हमने बोला. ठीक है, लो लेवल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टाइल को हमने डिटेल से देखा और ऑफ स्क्रिप्ट स्टाइल को हमने डिटेल से देखा. फिर हमने समरी और कंपैरिजन किया. फिर हमने कुछ एडवाइस वगैरह बताया और फिर कमेंट से रिलेटेड हमने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन और मल्टी लाइन कमेंट्स के ऊपर कुछ बेसिक सा चीज, अच्छा कमेंट और बुरा कमेंट क्या कैसे होता है. सो अब इस आज का जो छोटा सा क्रैश कोर्स है, छोटा सा वीडियो बोल सकते हो, उसको रैप अप करेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा कोई नया टॉपिक के साथ. और जल्दी से जल्दी हम लोग अपना ये जो फेज 2 है इसको खत्म करेंगे और फिर फेज 3 में हम लोग और भी बहुत सारे एडवांस चीजों को पढ़ेंगे. और ये जो पूरा स्लाइड्स है और ये जो पूरा कोड है ये सब आपको गिटहब में मिल जाएगा, तो टेंशन तो बिल्कुल ही मत लेना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट जरूर करना यार. मोटिवेशन कमेंट से ज्यादा आता है.